संबलपुर नामक गांव में माधव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ में रहा करता था। वो चाट और गुपचुप का ठेला लगाया करता और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता। उसकी 3 बेटियों के नाम थे सीमा, निधि और सविता। सविता सबसे छोटी थी और माँ बाप की सबसे लाडली थी। वैसे तो सविता बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान थी और घर के कामों में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी, परंतु सविता सांवली थी। सविता की दोनों बड़ी बहनें उसे हमेशा ही सांवली होने का ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सविता की माँ ने अपनी बेटियों के पास आकर कहा, अरे सीमा और निधि, सविता को देखो तो जरा, वो मेरे साथ हमेशा ही घर के कामों में मदद करती है और तुम दोनों हो कि सारा दिन बैठी रहती हो, जरा कुछ काम भी कर लिया करो। माँ, सविता ठीक ही तो करती है। अरे उसे तो आपके साथ बस काम ही करना चाहिए और वो धूप में जाकर काली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो पहले से ही काली है। हाँ माँ, सीमा दीदी ठीक ही कहती है। यदि हमने इसकी तरह बर्तन मारने शुरू किए तो हमारे हाथ काली हो जाएंगे और यदि धूप में जाकर पानी लाना शुरू कर दिया तो हम खुद काली हो जाएंगे। आप तो बस सविता से ही काम करवाया करो, हमसे नहीं। बेकार में हमारी रंगत पर फर्क पड़ गया तो नुकसान आप ही का होगा जब हमारी शादी कराने में दिक्कत आएगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तब माँ सविता से कहती है, बेटा, तुझे भी इन दोनों की बातों का बुरा लगता होगा ना? तू चिंता मत कर, तू सबसे सुंदर है और गुण में तो तू सबसे आगे है। और देखना, एक दिन इन दोनों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा और तब ये अपनी गलती पर पछताएंगी बैठकर। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, मैं अपनी दोनों बहनों की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। और माँ, वैसे भी मुझे घर के कामों में आपकी मदद करने से बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। और ठीक ही तो कहती हैं वो दोनों, वो गोरी है, अगर धूप में जाएंगी तो काली हो जाएंगी। वैसे भी तू ही कह रही थी ना कि तुझे इन दोनों की शादी करनी है, तो माँ तुम भी इन दोनों की बातों को दिल से मत लगाया करो। और चलो अब हम काम खत्म कर लेते हैं, वरना जैसे जैसे दोपहरी बढ़ेगी काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह सविता कभी भी अपनी दोनों बहनों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा अपनी माँ के साथ कामों में लगी रहती। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक दिन माधव अपना ठेला बंद करके वापस घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। माधव की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी के सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ता है। नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे साथ साथ 3 बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पर है। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरी नहीं तो अपनी 3 बेटियों के बारे में तो सोचते। माँ, पिताजी जा चुके हैं और जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन हम तीनों है ना माँ, तुझे संभालने के लिए, तू चिंता मत कर माँ। वो सभी मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। संबलपुर नामक गांव में का देहांत हुए लगभग 15 दिन भी बीत चुके थे। एक दिन सीमा अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। अब पिताजी तो रहे नहीं जो कि वो हमें कमा कर खिला सके। आप बताइए माँ कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या चारा है हमारे पास जीने के लिए? बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। मैं दूसरों के घरों का झाड़ू पोछे का काम करूँगी और तुम सभी को खिलाऊंगी। तुम बिल्कुल भी किसी बात की चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी माँ की इस बात को सुनकर सविता बोल उठी, नहीं नहीं माँ, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, पिताजी की दुकान को मैं संभाल लूंगी। माँ, तुम ही तो मुझसे कहती थी ना कि मैं तेरा बेटा भी हूँ और बेटी भी, तो अब बेटा बनने की बारी है, तो चिंता मत कर, मैं आज से ही पिताजी का ठेला वापस खोलूंगी और उसे चलाऊंगी भी, और देखना वो बहुत अच्छा चलेगा। बेटा, तेरे जैसी बेटी तो बड़े भाग्य से मिलती है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तेरे काम में तेरी बहनें भी तेरी मदद करेंगी। ये सुनकर सीमा और निधि एक दूसरे को देखती हैं और फिर सीमा ने कहा, लेकिन माँ,
इतनी तेज धूप में हम भला कैसे दुकान लगा सकते हैं? और माँ, तुम तो जानती हो ना कि हम काला होने से कितना डरते हैं। फिर तुझे हमारी शादी भी तो करनी है ना। यदि हम दोनों काले हो जाएंगे तो फिर कौन हमें पसंद करेगा? और इस सविता की तरह हमारी भी शादी होने में परेशानी आएगी। माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कहती है और फिर दीदी की जरूरत भी नहीं है। मैं अकेले ही पिताजी का ठेला संभालने के लिए काफी हूँ। पिताजी भी तो अकेले ही अपना ठेला संभालते थे। अभी वैसे भी वहाँ ज्यादा ग्राहक नहीं आते, तो इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखना माँ, मैं सब कुछ अकेले ही संभाल लूंगी। ऐसा कहकर सविता अपने पिताजी के ठेले को फिर से खोलना शुरू कर देती है। सविता गुपचुप बेच रही थी और धूप लगातार बढ़ती जा रही थी। इस धूप में सविता को चक्कर आने लगता है। वो गर्मी से तप रही थी और सविता चक्कर खाकर गिर पड़ती है। आसपास के कुछ लोगों ने उसे उठाया और उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया और उसे उठाकर बैठाया और बोलने लगे, अरे ओ सविता बिटिया, इतनी धूप में क्यों ठेला लगा रही है? तेरी नाजुक काया इतनी तेज धूप के लिए नहीं बनी है। जा बेटा, घर लौट जा, बेकार में तबीयत बिगड़ जाएगी तेरी। वो औरत ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सविता अब अपने मन ही मन में सोचने लगती है, नहीं नहीं, मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो इस कड़कती धूप की आदत डालनी ही होगी। मेरे घर में मेरी सेवा अब कमाने वाला कोई भी नहीं बचा है। मैं अपनी दोनों बहनों और माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे उनके लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। पिताजी भी तो कितनी हिम्मत करते थे और मैं भी उनकी बेटी हूँ। मुझ में भी उतनी ही हिम्मत होनी ही चाहिए। और यही सोचकर सविता फिर से गुपचुप और चाट बेचने में लग जाती है और आवाज लगा लगा कर गुपचुप और चाट बेचने लगती है। गुपचुप खा लो गुपचुप, चाट खा लो, गर्मा गर्म चाट, मजेदार चटपटी चाट खा लो, ऐसी चाट और कहाँ? सविता की आवाज को सुनकर बहुत सारे ग्राहक उसके पास आते हैं। भले ही गर्मी जितनी थी, लेकिन सविता में जोश की कोई कमी नहीं थी। सविता सभी को गुपचुप और चाट खिलाती है। सविता के हाथों का स्वाद भी उसके पिता की तरह ही बहुत अच्छा था, क्योंकि वो सारी चाट और गुपचुप प्रेम पूर्वक जो बनाया करती थी। ग्राहकों को उसकी गुपचुप और चाट बहुत पसंद आती है और एक लड़की ने सविता से कहा, सविता दीदी, तुम्हारे हाथों की गुपचुप और चाट खाकर तो मजा ही आ गया। तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट गुपचुप और चाट बनाती हो, अपने पिताजी से भी ज्यादा अच्छी। ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।